हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो आज साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का सेकंड मैच खेला जाना था रांची के मैदान पर, और जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया था, जैसा मैंने आपको बताया था, सेम एग्जैक्टली दैट हैपेंड। और इंडिया ने इस मैच को कॉम्प्रिहेंसिवली 7 विकेटों से जीता है। जीत इंपॉर्टेंट रखती है, बट उससे ज्यादा जो टीम इंडिया के ऊपर जो कटाक्ष किया गया था, टीम इंडिया के ऊपर जो क्रिटिसाइज किया गया था, उसका जवाब देना ज्यादा जरूरी था, और इस यंग लॉट ने वो जवाब जरूर दिया है। एक एक करके सारी बातें करेंगे। साथ ही हम इंग्लैंड वर्सेस इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो T20 मैचेस आज से शुरू हुई है जो सीरीज में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि इंडिया को फर्स्ट बॉलिंग करनी चाहिए इस पिच पर, क्योंकि यहाँ पर पिच बहुत आसान है खेलने के लिए, पिच में कुछ ज़्यादा था नहीं, और आपका ड्यू पड़ने की वजह से आपको एक एडवांटेज मिलता है। केशव महाराज ने यहाँ पे पिच को रीड करने में थोड़ी सी गलती हुई उनसे, जो कि उन्होंने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस पे ये बताया भी कि वी हैव एक्सपेक्टेड दैट दिस पिच विल बी डिट्योरेटेड फर्दर, और बैटिंग करना सेकंड यहाँ पर आसान नहीं होगा। तो हम अगर 280-300 तक पहुंच जाते हैं तो सेकंड इनिंग में ये चेज करना आसान नहीं होगा, स्पेशली विद द लाइक्स ऑफ केशव महाराज की जो स्पिन चल रही है, और रबाडा और नोकिया की जो पेस अटैक है बॉलिंग पे, तो उस पर प्रहार करना आसान नहीं होगा। रबाडा ने यहाँ पे पिच को और कंडीशन को रीड ठीक से नहीं किया, और इंडिया के फेवर में टॉस जीतने के बाद वो फर्स्ट बैटिंग करने का फैसला लिया। बैटिंग जब करने आए तो वहां पर टीम इंडिया ने जो बॉलिंग का मुआयना किया है आज, स्पेशली मोहम्मद सिराज और आपके कुलदीप यादव, देन आपके आवेश खान, इन लोगों ने बहुत ट्रिमेंडस बॉलिंग किया आज। और स्टार्टिंग में जो मोहम्मद सिराज ने आपके क्विंटन डिकॉक का विकेट लिया, उसके बाद फिर नीचे भी टेलेंडर पर आकर के केशव महाराज का विकेट लिया। मेरे ख्याल से हेनरिक क्लासन का भी नहीं, सॉरी, हेनरिक क्लासन नहीं, आपके जानेमन मलान का भी विकेट शायद उन्होंने ही लिया। नहीं, जानेमन मलान नहीं, सॉरी, हेनरिक क्लासन का भी विकेट उन्होंने लिया था। तो ये इस तरह से जो टीम बनी है, बनी वो बहुत ही अच्छी बनी थी। माफ करिएगा, मैं हेनरिक क्लासन का नाम बार बार ले रहा था, मैं रीजा हेंड्रिक्स का विकेट उन्होंने सिराज ने लिया था। तो उन्होंने बिल्कुल एक तरह से कमर तोड़ करके रख दी थी साउथ अफ्रीकन टीम की, और साउथ अफ्रीका जो एक स्टेज पे 320-330 का टारगेट चेस कर देख रही थी, वो ले नहीं पाई, क्योंकि एक बैट्समैन वो उन्होंने शॉट खिलाया था। मतलब 4 विकेट गिरने के बाद जब मिलर बैटिंग करने आए, तो मिलर उस तरीके से, हो सकता है माइंड में उनका क्या चल रहा हो, क्योंकि उनकी जो शहजादी है उनका इंतकाल हुआ, या उनकी जो वो एक्सपायर की है लास्ट नाइट को, तो आदमी का वो मानसिकता नहीं होती है, तो वो उस तरीके से माइंडसेट में ना हो, और आप ऑलरेडी एक बैट्समैन शॉट खेल रहे हैं, तो पूरा का पूरा प्रेशर फिर आपके टेलेंडर पर आ जाता है। और टेलेंडर उस जब लास्ट का जो पावर प्ले स्टार्ट होता है 40वें ओवर से लेकर 50वें ओवर तक, वहां पर वो उतने रन नहीं बना सके जितना उनसे एक्सपेक्टेड होता है, और साउथ अफ्रीका वहां पे रिस्ट्रिक्ट होती है 278-279 पे। ऑल्दो सेकंड लास्ट ओवर पे थोड़ी बहुत मार भी पड़ी, और 2-4 चौके, एक आध छक्के भी लगे, जिसकी वजह से टोटल 280 तक पहुंच गया, वरना 270 तक ये टोटल जो था वो उससे ऊपर नहीं जा पा रहा था। तो इंडिया ने यहाँ पर उनको बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया। रिस्ट्रिक्ट करने के बाद टीम इंडिया में वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि आज दे विल गो फॉर द चेस, और वो बॉडी लैंग्वेज में ही पता चलता है कि हाँ, हम ये स्कोर चेस कर सकते हैं। बहुत ही ब्रिलियंट इनिंग खेली आज रीजा हेंड्रिक्स ने। ये इस सीरीज का उनका पहला मैच था। एक्सपेक्टेड था कि T20s में वो इतने जबरदस्त फॉर्म में है कि उनको मौका मिलेगा, लेकिन बवुमा के कैप्टनसी के होने की वजह से उनको मौका नहीं मिल पा रहा था टीम में। और आज बवुमा, आई डोंट नो वेदर ही वाज इंजर्ड और ही हैज ड्रॉप्ड हिमसेल्फ, बट कैप्टन है तो वो तो ड्रॉप नहीं करेंगे अपने आप को। हो सकता है उन्होंने रेस्ट लिया हो, या फिर इंजरी के कोई कंसर्न हो, तो उनके जगह पर रीजा हेंड्रिक्स को खेलने का मौका मिला, और रीजा हेंड्रिक्स ने अपना फॉर्म को दिखाया कि बॉस, व्हाट फॉर्म आई हैव, और व्हाट कैन आई डू फॉर दिस साउथ अफ्रीकन टीम। साउथ अफ्रीकन टीम में ये जो कोटा सिस्टम है, इसकी वजह से बहुत इनकी टीम पे बुरा असर पड़ा है, और मतलब मेरिट के ऊपर टीम सिलेक्शन नहीं होती है, जिसकी वजह से टीम को पूरा खामियाजा भुगतना पड़ता है, और कोई भी आकर के खेल लेता है, जिसकी वजह से टीम का जो बैलेंस है वो पूरा खराब हो जाता है। तो रीजा हेंड्रिक्स ने आज ये दिखाया कि बॉस, उनमें दम खम है, और वो जरूरत पड़ने पर वो टीम को बहुत ही एक अच्छे एसेट की तरह वो साबित हो सकते हैं, अगर वो ऊपर डाउन द ऑर्डर खेलते हैं तो।
तो साउथ अफ्रीका को क्विंटन डिकॉक की जो विकेट थी वो तो पहले ही गिर गई थी। उसके बाद फिर जानेमन मलान की विकेट गिरी। उसके बाद फिर 100 रन प्लस की पार्टनरशिप आई एडन मार्करम और आपके रिजा हेंड्रिक्स के बीच में। दोनों ने अच्छी साझेदारी की और एक टेम्पो और एक बेस सेट कर दिया था, ताकि नीचे आने वाले बैट्समैन जो आपके हेनरिक क्लासन होंगे और डेविड मिलर होंगे, वेन पार्नेल होंगे, ये लोगों को लॉन्च पैड मिलेगा और ये स्कोर को 330 320 के पास ले जाएंगे। लेकिन उस समय फिर कुलदीप यादव और सिराज जब वापस आए बॉलिंग करने के लिए, जबरदस्त बॉलिंग की, और वहां पर थोड़ी बहुत वाशिंगटन सुंदर ने भी स्कोर को खींचा और एक आध विकेट निकाला था। तो उस समय फिर साउथ अफ्रीका एक मुसीबत में आ गई जब 5 विकेट उनके गिर जाते हैं और फिर अंतिम के जो 8 या 9 ओवर बच जाते हैं, वहां पे वेन पार्नेल और डेविड मिलर को खेलना पड़ता है। डेविड मिलर मेंटली उस तरीके से अभी नहीं होंगे कि वो एक इनिंग को उस तरीके से फिनिश कर पाए, लेकिन फिजिकली वो खेल रहे थे। और उसके बाद वेन पार्नेल भी बहुत स्लगिश और स्लोइश इनिंग खेल रहे थे कि हियर देयर एक आध रन उनके निकल रहे थे या एक आध बाउंड्री बीच में निकल रही थी। लेकिन उस तरीके की वो जो इम्पैक्टफुल इनिंग होती है ना, जो आपको 240 से 280 पे उठा के लेके चले जाती है, उस तरीके की इनिंग नहीं थी वो वेन पार्नेल की। तो इंडिया ने काफी अच्छा पुल बैक किया। पुल बैक करने के बाद टोटल जो उनको मिला वो 278 का स्कोर हुआ। 278 इसमें जो महत्वपूर्ण रन बनाए थे वो मार्करम ने बनाए। दोनों मार्करम और आपके रिजा हेंड्रिक्स दोनों ने हाफ सेंचुरी कंप्लीट की। मार्करम चाहते तो मतलब उनको मौका था कि सेंचुरी पे वो जा सकते हैं, लेकिन वो अनलकीली आउट हुए। मतलब कवर्स में मार रहे थे और बॉल इन द एयर गया और वहां पर शिखर धवन ने अच्छा कैच पकड़ा वहां पे, तो उनका सेंचुरी वहां पे रुक गया, वरना वो सेंचुरी आसानी से और आराम से बनाते इस मैच पे। तो 278 279 का जब टोटल था तो वो आसान नहीं लग रहा था कि हाँ वो चेज हो सकता है या नहीं हो सकता, स्पेशली जो साउथ अफ्रीका के बॉलिंग रैंक्स है। आपके एंगिडी आज खेल नहीं रहे थे। आपके पास नोकिया थे, आपके पास रबाडा थे, आपके पास केशव महाराज थे, आपके पास वेन पार्नेल थे, फिर आपके फॉर्च्यून आए थे जो उनके न्यू स्पिनर हैं, लेफ्ट आर्मर। उसके बाद उनके पास एडन मार्करम थे। तो 5-6 बॉलिंग का यूनिट का उनके पास टीम का जोड़ था कि वो ये स्कोर को रोक सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं। पर जब इंडियन टीम बैटिंग करने आई तो सेम वही शुभमन गिल थोड़ा बहुत अच्छा आज दिख रहे थे, लय में नजर आ रहे थे। शिखर धवन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है कि वो मतलब पता नहीं व्हाट ही इज लुकिंग फॉर, व्हाट ही इज सर्चिंग फॉर। बहुत स्लो इनिंग खेल रहे थे। मतलब उन्हें लग रहा था कि कैप्टनसी का जो भार है उन पे पूरा आया हुआ है और वो सूझबूझ की पारी खेलना चाह रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा देर कामयाब नहीं हो पाए। क्योंकि जो आपका नेचुरल अटैकिंग गेम है आप उसको खेलेंगे तभी आप आगे सक्सेस कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। तो शिखर धवन आउट होते हैं। उसके बाद तुरंत आपके कुछ ही देर बाद 30-40 रन के स्कोर पे आपके शुभमन गिल भी आउट हो जाते हैं। तो वहां पर जब टीम इंडिया थोड़ी बहुत मुसीबत नजर आ रही थी, वहां पर इंडिया टीम थोड़ी सी टफ फेस कंडीशन नजर आ रहे थे, तब वहां पर श्रेयस अय्यर बैटिंग करने आते हैं। और जिस अंदाज से श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने वहां से इनिंग को बिल्ड किया, इनिंग को वहां से लेके चले हैं, वो काबिले तारीफ है। मतलब सभी बॉलर्स की उन्होंने धुन के पिटाई की है। चाहे वो आपके रबाडा हो, नोकिया हो। नोकिया तो बॉस आज का दिन वो नहीं भूलेंगे कि उनकी जो मार पड़ी है वो या फिर उनकी जो जिस तरह से छक्के मारे हैं ईशान किशन ने। 7 छक्के ईशान किशन ने आज मारे अपने इनिंग में। 84 बॉल पे 93 तक पहुंचा दिया था अपने स्कोर को, लेकिन वो सेंचुरी मारने के चक्कर में, 6 मारने के चक्कर में आपके फॉर्च्यून के बॉल पे वो पुल कर रहे थे। बॉल ठीक से टाइम नहीं हुआ, जो एलिवेशन वो चाहते थे वो एलिवेशन उनको मिला नहीं, और वो सीधी बाउंड्री के पास आपके स्क्वायर लेग पे बाउंड्री के पास वो कैच आउट हुए। और वहां पर निराश थे, डिसअपॉइंटेड थे कि वो सेंचुरी इजीली उनके सेंचुरी होती, वो इजीली मैन ऑफ द मैच बन सकते थे आज के मैच के, लेकिन वो ये हो नहीं सका। बट सेल्फिश इनिंग नहीं खेला उन्होंने और अपनी टीम को पहले तरजीह पे रखी, क्योंकि जो आज टास्क था वो बहुत बड़ा टास्क था। ये यंग टीम को, हम इंडियन टीम को इसीलिए लाइक करते हैं, इसीलिए पसंद करते हैं इतना, क्योंकि इंडिया के पास जो बेंच स्ट्रेंथ है वो वर्ल्ड क्रिकेट में किसी के पास नहीं है। बट वो अपने पोटेंशियल पे कुछ सालों से, कुछ महीनों से खेल नहीं रही थी, इसीलिए वो क्रिटिसिज्म का शिकार बन रही थी। लेकिन आज जो उन्होंने खिलाया देखा और आज जो उन्होंने खेला है मैच, बॉस मैं इस टीम का फैन था, हूं और हमेशा रहूंगा। मैंने आपको लास्ट मैच में भी बोला था कि इस टीम पे क्रिटिसिज्म नहीं बनता है, क्योंकि सभी यंग प्लेयर हैं और सब यंग प्लेयर हैं, और जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, स्पेशली संजू सैमसन और आपके श्रेयस अय्यर ने लास्ट मैच में 4 विकेट गिरने के बाद वो ऑलमोस्ट मैच को जिताने के लिए पहुंच चुके थे। तो मैं उसी से ही उसका फैन बन गया था कि बॉस इस टीम में मुझे इंटेंट नजर आ रही है। और जब मैंने लास्ट मैच में भी आपको बताया था कि बॉस श्रेयस अय्यर
अब शॉर्ट बॉल से घबरा नहीं रहे पैर उनके वहीं पे जमे हुए हैं, पुल शॉट्स खेलने के लिए देख रहे हैं और अलोंग द ग्राउंड खेल मारने की कोशिश कर रहे हैं, हवा में वो शॉट नहीं खेल रहे हैं पुल शॉट। तो उससे देख के ये लगता है कि बॉस ये नेट पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो रही है इस चीज की। मैं आपको लास्ट मैच में भी और इससे पहले वाले भी मैच में भी बता चुका हूं कि श्रेयस अय्यर इंडियन टीम का एक बहुत ही अच्छा पार्ट है, और अगर इस तरीके से वो फॉर्म को कंसिस्टेंट और अपने बेटर को करते जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा कि वो टीम इंडिया के मेन प्लेइंग 11 के स्क्वाड में हो। सबके पास होता है यार कोई ना कोई प्रॉब्लम। मैं तो आपको सचिन तेंदुलकर की प्रॉब्लम बता देता हूँ। सचिन तेंदुलकर को भी जब आपका 2003 का जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी, जब भी कवर ड्राइव खेलते थे वो आउट हो जाते थे। तो उन्होंने लास्ट मैच जो सिडनी का मैच था, चौथा टेस्ट मैच, उसमें उन्होंने कवर ड्राइव ही नहीं खेला। तो ये दिखाता है कि बॉस वो आपकी प्रिपरेशन कैसी है। उसके बाद आपको मैं आपके सचिन तेंदुलकर 2002 में वेस्ट इंडीज की टूर पे गए थे और वहां पर लेफ्ट हैंडर्स ने उनको परेशान करके रख दिया था, चाहे वो पेड्रो कॉलिंस हो, कॉरी कॉलिमोर तो राइट हैंडर बॉलर थे, लेकिन स्पेशली पेड्रो कॉलिंस ने उनको बहुत तंग किया था, बहुत परेशान किया था, और वो हमेशा स्लिप में या फिर विकेट कीपिंग के द्वारा कैच आउट हो रहे थे। तो वहां पर भी उनके टेक्निक्स पे बहुत सवाल उठाए थे, हर कोई उठाते रहता है। विराट कोहली पे भी है कि सिक्स स्टंप फिफ्थ स्टंप के बॉल को वो छेड़ते हैं और आउट हो जाते हैं, हर की निगेटिव होती है, बट आप कैसा उसको लेते हो वो ज्यादा जरूरी है। जैसा शॉर्ट बॉल को सौरव गांगुली को भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो सौरव गांगुली हटना चालू कर देते थे, अपने शरीर को बचाते थे, वो बहुत ऑकवर्ड लगता था। सभी वर्ल्ड क्रिकेट आपको देखते हैं तो वो देख लेते हैं कि बॉस इसको अगर शांत रखना है तो बॉल शॉर्ट पिच पटको, ये अपने आप शांत हो जाएगा। तो वो चीज नहीं दिखाना है, सबकी कमजोरी होती है। तो श्रेयस अय्यर भी वही चीज दिखा रहे थे कि मैं आड़ा तिरछा होकर खेल रहा हूं, चाहे वो 130 का ही क्यों ना बॉलर हो, बाउंस पटक रहा है तो वो भी वो आड़ा तिरछा खेल रहे थे। लेकिन आज वो अपने पैरों को फर्म रख रहे हैं, बॉल को अपने तक आने दे रहे हैं, बॉल को देख रहे हैं। मैं आज एक बॉल जो रबाडा ने फेंका था उनको और जो उन्होंने डक किया था, मुझे देख करके बहुत कॉन्फिडेंस लगा कि बॉस ये प्लेयर अब बनने को रेडी हो गया, ये प्लेयर अब एक्सप्लोड करेगा। और पिछला मैच में भी 50 मारा, इसके चार वनडे में इन्होंने 3 हाफ सेंचुरी मारे हुए थे। आज इनको इन्होंने 5वें वनडे मैच में 3 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी लगा करके ये सिलेक्टर को मैसेज दे दिया है कि बॉस नाउ आई एम रेडी एंड आई कैन हैंडल एनी कंडीशन, एनी प्रेशर। क्योंकि आज जो इनिंग खेली श्रेयस अय्यर ने वो प्रेशर वाली इनिंग थी, वो एक अथॉरिटी वाली इनिंग थी, और दूसरा वो वाइस कैप्टन थे तो एक तरीके से वाइस कैप्टनसी इनिंग भी खेली उन्होंने, जो ये दिखाता है कि बॉस ये प्लेयर अब रेडी हो चुका है और अगले लेवल पे जाने को बिल्कुल भी रेडी है ये। तो यहां पर श्रेयस अय्यर को टीम को साथ में लेना, जो वो लेकर के चल रहे थे, वो बहुत काम आया। और वो जब अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि देखो चेहरे से ही पता चल जाता है कि कितना वो कॉन्फिडेंट प्लेयर है। वो उसने आज 2-3 कैचेस भी लिए, अच्छे से लगे पिच पर, मैदान पर। प्रेशर जब आता है, जब किसी प्लेयर का फॉर्म बुरा होता है ना, तो उसके ऊपर फील्डिंग भी करता है तो उसके ऊपर उसके चेहरे पे दिख जाती है कि बॉस ये कैसे, जैसे तैसे ये बॉल रुक गया मेरे से, या जैसे तैसे मैंने कैच पकड़ लिया, लेकिन कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हूं। लेकिन आज श्रेयस अय्यर ने दिखाया कि बॉस मैं क्या चीज हूं, और जो मेरे पे क्रिटिसिज्म हो रही है वो गलत हो रही है, और जो आप लोगों ने क्रिटिसाइज किया ठीक है, लेकिन मैं बाउंस बैक करने को हमेशा रेडी रहता हूं और मैं बाउंस बैक करके दिखाऊंगा। तो ये जो इनिंग थी स्पेशली आपके श्रेयस अय्यर की, और जो स्पेशली उन्होंने रबाडा को जो शॉट्स लगाए हैं और जो कट्स मारे हैं आपके केशव महाराज को और फॉर्च्यून को, वो कट्स देखने लायक थे। स्ट्रेट ड्राइव भी उन्होंने बहुत अच्छी खेली थी, जब इनिंग के स्टार्ट में थे वो, मतलब 40-45 के आसपास खेल रहे थे, तब उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव्स भी लगाए 2-3, बहुत आंखों को प्लीजिंग लगा वो। क्या पेस बॉलर हो, क्या स्पिनर हो, क्या लेफ्ट आर्मर हो, सभी को उन्होंने मेरिट पे खेला। और वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जब उनकी या मैन ऑफ द मैच का जब अवार्ड लेने आए, तो वहां पर भी उन्होंने यही चीज बताया कि मेरे और ईशान किशन के बीच में यही बात हो रही थी कि हमको यहाँ से पार्टनरशिप बिल्ड करना है और बॉल को अपने मेरिट के हिसाब से खेलना है, हमको ज्यादा कुछ करने के फैंसी करने की जरूरत नहीं है। बॉलर्स अपने आप फ्रस्ट्रेट होंगे और विकेट, और हमें इजी बॉल्स मिलेंगे और हम उस पर कैपिटलाइज करेंगे। तो ये सारा कुछ दिखाता है कि मैच्योरिटी, और यही चीज शिखर धवन ने भी अपने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में यही बोला कि बॉस जो जिस तरीके से यंगस्टर्स ने मैच्योरिटी शो किया है, वो देख करके मैं बहुत प्राउड फील करता हूं अपनी इस ट्रूप के ऊपर, अपने इस टीम के ऊपर, जो कि ऐसी ट्रूप और ऐसी टीम मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये जो टीम है ना, ये बिल्कुल भी यंगस्टर की टीम है, मतलब सिवाय शिखर धवन के इस पे कोई भी आपका इतना मैचेस नहीं खेला हुआ है कि उसको आप बोल सकते हैं कि हाँ ये
एक्सपीरियंस प्लेयर हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, चाहे वो संजू सैमसन हो, चाहे वो ईशान किशन हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो आपके शहबाज अहमद हो, चाहे वो आपके वाशिंगटन सुंदर हो, बॉलर्स में आप ले ले तो सिराज ले ले, चाहे अवेश खान ले ले, कोई भी इसमें आपको उस तरीके का बॉलर या बैट्समैन नहीं होगा जो 50 मैच या 80 मैचेस खेल चुका है। तो यहाँ पर टीम इंडिया की ये जो जीत थी ना, ये जीत उनको दिखाती है। देखिए, जीत हार मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता इंटेंट, और मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता कि किस तरीके से वो जा रहे हैं या किस तरीके से वो खेल रहे हैं। तो ये जो जीत थी ना, ये बताने वाली थी, ये वर्ल्ड को एक मैसेज देने वाली जीत थी कि बॉस, हमारे को आप कम मत आंकिए, और हमारी जो ये बेंच स्ट्रेंथ है ये इतनी मजबूत है कि साउथ अफ्रीका की फुल टीम स्ट्रेंथ को हम हरा सकते हैं। साउथ अफ्रीका डोंट, मतलब आप उनको वो मत आंकिए कि बॉस वो बी टीम के साथ आए हैं। साउथ अफ्रीका पूरी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रही है। यहाँ पे सिर्फ बबुआ नहीं थे इस टीम में, तो उनका रेगुलर कैप्टन है, बाकी ये सारी फुल स्ट्रेंथ टीम थी साउथ अफ्रीका की। उसको हराना अपने आप में, और ये थर्ड हाईएस्ट रन चेस किया है इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। पहला कुछ 302 303 रन कोची में किया था इंडिया ने ईयर 2000 में, जब साउथ अफ्रीका टीम आई थी, जब वो मैच फिक्सिंग का स्कैंडल लगा था, उसी वो ओडीआई मैच के बाद की मैच फिक्सेस है ये सारे। तो वो वाले सीरीज में इंडिया ने एक बार 300 चेस किया था, एक बार 283 या 284 के आसपास चेस किया, और आज 283 का स्कोर चेस किया, 279 का स्कोर चेस किया। तो ये थर्ड हाईएस्ट टोटल था रन्स के हिसाब से टीम इंडिया के साउथ अफ्रीका के लिए। तो इससे ये पता चलता है कि बॉस, इस टीम इंडिया में कितना कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। ये यंगस्टर्स नहीं है, क्योंकि ये आईपीएल जब खेल लेते हैं ना, और आईपीएल के आप जब 4-4 5-5 सीजन्स खेल लेते हो, तो आप अपने आप को एक इंटरनेशनल प्लेयर का कैलिबर का समझते हो। यही चीज इंडिया को एडवांटेज होता है कि इस इंडिया के पास इतनी पुल ऑफ प्लेयर्स इसीलिए आ रहे हैं, इतने टीम इसीलिए बन पा रही है, क्योंकि इंडिया के आईपीएल खेलने के बाद 4-5 सीजन खेलने के बाद आपको इतना रगड़ा और इतना मार पड़ जाता है कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हो। नहीं तो ये शहबाज अहमद, ये आपके सिराज, ये इतना प्रिपेयर्ड नहीं होते। ये इतने छोटे छोटे जगह से आते हैं, इनको कॉन्फिडेंस का क्या सी नहीं पता होगा। लेकिन जब ये आईपीएल खेलते हैं ना, और जब टीमों के साथ कोलैबोरेट करते हैं और प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेशन होता है, तो उनके साथ जब ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, और जो एक्सपीरियंस गेन होता है उसका वो अनमैचेबल होता है। वो इस तरीके की वर्ल्ड लीग में कहीं पे भी कोई इस तरीके की लीग नहीं है जहां पर टॉप टीम और टॉप प्लेयर्स खेलते हैं एक साथ। तो इस तरीके की अगर जब आपके पास पुल होती है ना, तो टीम इंडिया के जो सिलेक्टर्स उनके उनके पास अच्छे हेडक होती है कि बॉस, किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है। तो बॉलिंग वाइज इंडियन टीम ने आज ब्रिलियंट बॉलिंग की है। मैं जो मैच सेट था ना, वो बॉलर्स ने ऑलरेडी कर दिया था आपके लिए। 280 रन इस पिच पे ड्यू के साथ बहुत कम रन थे, फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर आज ये 330 भी अगर बनाते तो इंडिया चेस कर लेता, जिस तरीके की इंडियन टीम की बैटिंग आउटफिट चल रही थी। संजू सैमसन ने भी लास्ट में जो रबाडा को 6 मारा था, स्लोअर बॉल पिक कर करके, वो शॉट देखने लायक था कि बॉस कितना जल्दी उसने पिक किया और कितना आसानी से उसने शॉट 6 मारा। तो ये दर्शाता है कि ये कॉन्फिडेंस होगा तभी आप खेल पाओगे इस तरीके के शॉट। नहीं तो आप डर कर खेलोगे ना कि मेरी विकेट चली जाएगी, मेरी विकेट चली जाएगी, मैं नॉट आउट जाना है, मेरे को नॉट आउट जाना है, वहां पर आप स्टेप इनिंग्स नहीं खेल सकते। ईशान किशन की जो इनिंग थी वो आप राइट ऑफ मत करिए। उसने जो बेस तैयार किया, उसने जो फियरलेस बैटिंग की आज, उसकी वजह से टीम इंडिया चढ़ करके और कभी भी बॉक डाउन नहीं हुई, कभी भी अब प्रेशर में नहीं आई कि हाँ 7 का रन रेट चल रहा है कि 6 का रन रेट चल रहा है कि 5 का रन रेट चल रहा है, कुछ भी नहीं। नॉर्मल क्रिकेट खेली गई। 7 छक्के जब ईशान किशन ने लगा दिए, वहीं पर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी गई थी कि यहां से टीम इंडिया को कोई नहीं हरा सकता। और जो आज मार पड़ी है आपको, आपके रबाडा को और आपके नोकिया को, वो यादगार रहेगी हमेशा नोकिया की, क्योंकि ये ऐसे बॉलर्स हैं ना कि रोज रोज पिटाई नहीं होती है, और ये कभी कभी पिटते हैं। हो सकता है बॉल आज गीला हो, ड्यू हो, इसकी वजह से ग्रिप नहीं हो रहा हो, इसकी वजह से उनको मार पड़ी हो, लेकिन मार मार होती है, चाहे वो किसी को भी पड़े। नोकिया ने आज 8.5 ओवर में 60 रन दिए हैं। 60 रन मतलब आपके नोकिया ने दिए। महाराज ने, यही महाराज जो 7 ओवर में पिछले मैच में 8 ओवर बॉलिंग किए थे, तो वहां पे मुश्किल से 15 या 20 रन दिए थे। आज यही महाराज 7 ओवर में 45 रन देकर के गए। आपके वेन पार्नल 8 ओवर में 44 रन, रबाडा 10 ओवर में 59 रन, उसमें से भी एक मेडन ओवर फेंका उन्होंने। और एडन मार्करम ने 3 ओवर में 22 रन। तो सभी बॉलर्स की यहाँ पे पिटाई हुई है। आपके शुभमन गिल ने 26 बॉल पे 28 रन मारा था, और इंडिया की जो दूसरी विकेट थी वो 48 रन पे गिरी थी। मतलब 48 रन से लेकर के 209 तक
मतलब ऑलमोस्ट 150 160 रन की ये पार्टनरशिप चली थी, वो फाउंडेशन उन्होंने ऑलरेडी पिक करके दे दिया था। उसके बाद सिर्फ संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर को सिर्फ फॉर्मेलिटी निभानी थी जीत के लिए, कि कितने ओवर में वो जीत निकाल करके टीम इंडिया को देते हैं। तो ये सारा कुछ लेखा जोखा था इस मैच में। वाशिंगटन सुंदर की इस मैच में वापसी हुई थी, शहबाज अहमद की वापसी हुई थी। वाशिंगटन सुंदर आए थे आपके रवि बिश्नोई की जगह पर, और शहबाज अहमद आए थे आपके ऋतुराज गायकवाड़ की वजह से। तो टीम इंडिया की जो बैटिंग डेप्थ थी वो ऑलरेडी 7-8 नंबर तक चली गई थी, क्योंकि 4 नंबर सॉरी पहले नंबर पे शिखर धवन आए, दूसरे पे आपके शुभमन गिल थे, तीसरे पे आपके ईशान किशन थे, चौथे पे आपके श्रेयस अय्यर थे, पांचवें पे संजू सैमसन थे, छठवें पे शहबाज अहमद आते, सातवें पे वाशिंगटन सुंदर होते, और आठवें पे आपके शार्दुल ठाकुर होते। तो 8 तक बैटिंग इंडियन टीम के पास डेप्थ थी, वो चेस कर सकते थे, और यही इनको एडवांटेज मिली टीम इंडिया को। तो यहाँ पर बॉलर्स ने जो स्टेप अप किया ना, कि हम कम रन पे इनको रिस्ट्रिक्ट कर लें, जिसकी वजह से बैटिंग तो हमारे पास स्ट्रांग है ही, और नंबर 8 तक हमारे पास बैटिंग आती है, तो वहां पर आपको खेलना आसान हो जाता है, चेस करना बहुत आसान हो जाता है। तो बहरहाल इस मैच का लेखा जोखा यही था। हम अब बात करते हैं इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, जो मैच आज आपके पर्थ में खेला गया, आपके वॉका के पिच पे। इंग्लैंड ने बैटिंग किया। यहाँ पर इंग्लैंड की जो बैटिंग यूनिट थी बिल्कुल भी सॉलिड नजर आई। एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर ने जब पारी की शुरुआत की तो एक ताबड़तोड़ इनिंग खेली उन्होंने, और मतलब वर्ल्ड क्रिकेट को भी बताया और पाकिस्तान क्रिकेट को भी बताया कि बॉस, अगर हमारे ये प्लेयर्स खेलते तो आपकी क्या दुर्दशा होती। वर्ल्ड क्रिकेट इस तरीके की डिमांड करती है कि इतना पेसी और इतना तेज खेलने वाला प्लेयर होना चाहिए। तो आपके 130 132 रन के आसपास उनका पहला विकेट गिरा था, और 11 साढ़े 11 ओवर में आउट हुए थे शायद, मेरे ख्याल से जॉस बटलर। उसके बाद थोड़ी सी इनिंग में उनकी लड़खड़ाहट आई। उसके बाद बेन स्टोक्स ऊपर बैटिंग करने आए, जो बेन स्टोक्स भी वहां पर उतने नहीं कारगर साबित हो पाए। तो आपके जॉस बटलर ने 68 रन मारे थे सिर्फ महज 32 बॉल पे, 8 चौके और 4 छक्के के साथ। ऑस्ट्रेलिया की फुल बॉलिंग यूनिट तो नहीं थी, बैटिंग यूनिट तो उनके पूरे थे, लेकिन बॉलिंग यूनिट उनकी पूरी नहीं खेल रही थी आज के मैच में। आपके स्टार्क नहीं थे, हेजलवुड नहीं थे, कमिंस नहीं थे, जैम्पा भी मेरे ख्याल से आज बॉलिंग नहीं कर रहे थे। अब उनके पास जो बॉलिंग यूनिट थी वो ग्रीन थे, केन रिचर्डसन, डैनियल सैम्स, नेथन एलिस, स्विप्सन और स्टॉइनिस, ये इनकी बॉलिंग लाइनअप थी। मिचेल मार्श बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने आज किया नहीं, क्योंकि हो सकता है उनको इंजरी थोड़ा सा कंसर्न हो, क्योंकि अब इंजरी से जस्ट वापस ही आए। तो जॉस बटलर ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा फाउंडेशन लेड किया, और आपके 132 रन पे उनके 0 विकेट थे 11.1 ओवर तक। 11.2 पे जॉस बटलर आउट हुए, तब तक स्कोर 132 पहुंच गया। उसके बाद बेन स्टोक्स को प्रमोट किया गया। बेन स्टोक्स ने भी थोड़े बहुत स्कोर्स किए, एक चौका भी लगाया 9 बॉल पर 9 खेल करके, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाया, और 165 रन पर उनकी दूसरी विकेट गिर गई। एलेक्स हेल्स ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, मतलब वापसी जब किया उन्होंने, उसके बाद जब टीम में वापस आया और जेसन रॉय को ड्रॉप करके उनको लाया गया है, तो वो अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, और वो अब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बॉस, मेरा इतना साल का क्रिकेट जाया हो गया है, लेकिन जब मैं अब आया हूं तो मैं अपनी पूरी की पूरी एनर्जी, पूरी ताकत, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस और पूरी की पूरी जो कंसंट्रेशन है वो इस पे लगाऊंगा, और हर मैच को एज ए लास्ट मैच खेलूंगा और परफॉर्म करके दूंगा। उन्होंने 51 बॉल पर 84 रन बनाए, जिसमें कि 12 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उसके बाद आपके डाउन द ऑर्डर पे ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आ पाई। हैरी ब्रुक्स 10 बॉलों पर 12 रन, मोइन अली 7 बॉलों पर 10 रन, सैम करन 5 बॉलों पर 2 रन, और डेविड मलान 2 बॉलों पर 2 रन। यहाँ पर एक गलती इंग्लैंड ने कर दी कि स्टोक्स को पहले भेज दिया, वहां पर डेविड मलान को भेजना था, और डेविड मलान के आउट होने के बाद फिर बेन स्टोक्स को भेजना था। तो स्कोर जो था ना, ये 230 240 तक इजिली जा पाता। यहाँ पे एक ट्रिक मिस किया था आपके जॉस बटलर कैप्टन ने और इंग्लैंड के मैनेजमेंट ने, कि डेविड मलान को वो पोजीशन सूट करता है यार, तीसरे नंबर पे डेविड मलान इज मैंडेटरी। स्टोक्स कितने भी खेल लें, कुछ भी खेल लें, लेकिन मुझे अब वो उस तरीके के नजर नहीं आते जो स्टोक्स 2018-19 में नजर आते थे। पोस्ट कोविड एरा और पोस्ट कोविड के बाद स्टोक्स का वो उस तरीके का गेम नहीं रह गया है अब, कि वो आते ही ताबड़तोड़ खेलें या फिर एक बड़ी इनिंग खेल सके। तो यहाँ पर मैनेजमेंट को ये देखना होगा कि डेविड मलान को आपको कॉन्फिडेंस देना होगा, और डेविड मलान को ही आपको चलाना है। वो डेविड मलान वहां पर अगर एक इनिंग खेल देते ना, मतलब 30-40 रनों की, तो ये टोटल आपका 240 बनता और आप कॉम्प्रिहेंसिवली जीतते।
लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर बाउंस बैक किया। मैं पहले ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग टाइप जो थी वो बता दूं आपको कि किस तरीके से बॉलिंग परफॉर्मेंस हुई है। कैमरून ग्रीन ने 3 ओवर में 38 रन दिए 12 के स्ट्राइक रेट से, 12 के इकोनॉमी रेट से। केन रिचर्डसन ने 4 ओवर में 39 रन दिए, 1 विकेट लिया। डैनियल सैम्स ने 4 ओवर में 42 रन दिया। नाथन एलिस ने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 20 रन दिया और सिर्फ 3 विकेट लिया। और स्विप्सन ने 2 ओवर में 31 रन, 15.5 का इकोनॉमी रेट। स्टोइनिस 3 ओवर में 36 रन इन्होंने दिया है। तो बॉलिंग वाइज ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर कमजोर थी और वो नजर भी आई। तो इतने रन अगर बन गए बॉलिंग 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 की वजह से, तो मैं उसको उनको मार्क्स फिर भी दूंगा, क्योंकि मेन अटैक इनकी नहीं थी। उसके बाद भी 200 रन पड़े, लेकिन इंग्लैंड फुल स्ट्रेंथ पे खेली। इंग्लैंड में जॉस बटलर जिस तरीके से इनिंग खेले, उसके बाद आपके बेन स्टोक्स से, ये सारे लोग खेलने पहुंच गए। मतलब ये दिखता है कि बॉस इनको पाकिस्तान में कोई इंजरी का मसला नहीं था। ये जबरदस्ती जानबूझ करके बैठे हुए थे कि हमको नहीं खेलना है और मैं अपना परफॉर्मेंस इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया के लिए रखूंगा, जो कि गलत बात है। मार्क वुड नहीं खिलाया उन्होंने। इनकी ये फुल स्ट्रेंथ है। मार्क वुड हो गए, क्रिस वोक्स हो गए, टॉपली हो गए। अब देखो ना डिसाइडर मैचेस में, जिसमें सीरीज डिसाइडर है, उसमें भी मार्क वुड को इन्होंने नहीं खिलाया। तो इससे यह पता चलता है कि इंग्लैंड टीम अपनी रोटेशन पॉलिसी पे कितना सीरियस है और उनको डिसाइडेड है कि मुझे किस सीरीज में किसको खिलाना है, किस सीरीज में किसको नहीं खिलाना है, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट मैच हो या कितना भी इंपॉर्टेंट वो टूर्नामेंट हो। तो इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान के साथ अगेन छल हुआ है, छलावा किया गया है और उनको फिर से बी टीम सी टीम भेजा गया, लेकिन वो भी पाकिस्तान पर भारी पड़ी और 4-3 से वो सीरीज इंग्लैंड ने अपने नाम किया था। तो इंग्लैंड की लास्ट लास्ट के 18वें और 19वें ओवर में 183 पे 3 विकेट से सीधा 194 पे 6 विकेट गिर गए। और उसके बाद फिर इंग्लैंड ने अपने हथियार डाल दिए और 208 207 तक ही पहुंच पाई। उसके बाद जब जवाबी हमला हुआ ऑस्ट्रेलिया का, तो वहां पर डेविड वार्नर ने एक तूफानी पारी खेली 44 बॉलों पर 73 रनों की, 8 चौके और 2 छक्कों के साथ। लेकिन उनको किसी का साथ नहीं मिला। कैमरून ग्रीन आपके 2 बॉलों पर ही 1 रन बना करके आउट हो गए। मिचेल मार्श और वार्नर के बीच में अच्छी साझेदारी भी हुई। ऑलमोस्ट आपके 70 रनों के आसपास की पार्टनरशिप हुई थी। तकरीबन 6 से 7 ओवर, 6 ओवर में ये 70 रन लगे थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और एक समय ऐसा आ गया था कि जब लग रहा था कि ये मैच एक तरफा हो जाएगा। मतलब 14 ओवर में 150 रन के आसपास ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई थी। सिर्फ औपचारिकता निभानी थी, लेकिन वहां पर जबरदस्त वापसी करवाया मार्क वुड ने, रिस टॉपली ने और सैम करन ने, जिन्होंने 3-2 और 2 विकेट लिए। टॉपली आपके बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे थे आपके स्टार्ट इनिशियल में, लेकिन फिर भी जब मैच फिनिश हुआ तो 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट लिया। मार्क वुड ने 4 ओवर में 34 रन देकर के 3 विकेट लिया। ये होता है इस एक्सप्रेस पेस का फायदा। रन्स बनते हैं लेकिन आपको विकेट भी मिलती है। तो जब ऑस्ट्रेलिया के जब विकेट धड़ाधड़ गिरना चालू हुई, तो वहां पर उनको संभालने वाला कोई नहीं हुआ। मैथ्यू वेड हो गए और आपके स्टोइनिस हो गए और आपके मिचेल मार्श हो गए और आपके फिर जो भी बैट्समैन आने आने थे और जो बैट्समैन आए, उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया। डैनियल सैम्स हो गए, सभी रिस्पॉन्सिबल शॉट खेल करके आउट होते चले गए। और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया को 6 बॉलों पर 16 रनों की जरूरत पड़ गई। और लास्ट ओवर सैम करन को दिया गया। सैम करन के पहले बॉल पर मैथ्यू वेड ने पुल करके चौका जरूर बटोरा, लेकिन दूसरे बॉल पर यॉर्कर किया और वहां पे मैथ्यू वेड ने कुछ भी स्कोर नहीं कर पाए और वो डॉट बॉल हुई। तीसरे बॉल पर प्रेशर बहुत ज्यादा था, उन्होंने फिर सैम करन ने अपने फिंगर को रोल किया, बॉल थोड़ा स्लो फेंका और मैथ्यू वेड उसको पुल करने गए, लेकिन बाउंड्री उस साइड बड़ी थी और वहां पर वो आसानी से कैच आउट हो गए। उसके बाद तो मैच सिर्फ औपचारिकता रह गई थी। चौथे बॉल पर फिर से कैच आउट की अपील हुई, लेकिन जब रिप्ले हुआ तो रिप्ले में पता चला कि कंधा पे बॉल लगी है और वहां पर वो नॉट आउट घोषित करा दिए गए। उसके बाद फिर लास्ट के 2 बॉलों पर 12 रन चाहिए थे, जो कि इम्पॉसिबल टास्क थे और ऑस्ट्रेलिया आसानी से ये मैच 8-9 रनों से जीत गई। तो सॉरी, इंग्लैंड आसानी से ये 8 रनों से मैच जीत गई। तो ये दिखाता है कि आपको अच्छा स्टार्ट के साथ फिनिश करना भी बहुत जरूरी है। मैक्सवेल इस मैच में नहीं खेल रहे थे। मैक्सवेल अगर होते तो कुछ चांसेस बन सकते थे। आपके स्टीव स्मिथ इस टीम में नहीं थे। मैं आपको बता देता हूँ इस टीम में आपके कौन कौन नहीं थे जो ऑस्ट्रेलिया के रेगुलर में शामिल हो सकते हैं। देखिए, टिम डेविड थे, लेकिन उन्होंने कुछ कारनामा नहीं किया। तो यहाँ पर मैक्सवेल का एंट्री बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से मैक्सवेल का जगह बनी गई आपकी डैनियल सैम्स की जगह पर। और उसके बाद जो उनके जो 3 बॉलर्स हैं, वो 3 बॉलर्स खेलेंगे आपके कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क, और आपके साथ जाम्पा भी आएंगे। तो 4 बॉलर तो आपके ये मैंडेटरी हैं, 1 2 3 4। और इसके अलावा
आपके मिचेल मार्श हैं, कैमरून ग्रीन खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप में, ये देखने वाली बात है। अगर कैम ग्रीन नहीं खेलेंगे तो मैक्सवेल को उनको लाना पड़ेगा, और अगर इस टीम में स्टीव स्मिथ भी आ जाते हैं तो फिर ये टीम थोड़ी सी बहुत वीक बन जाएगी, क्योंकि एक ही तरीके के सारे प्लेयर्स नीचे मौजूद हो जाएंगे। तो ये सारा कुछ लेखा जोखा था इस मैच का। बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिला, मैं तो बहुत इंजॉय किया, स्पेशली क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट की जो डिमांड है ना वो इसी तरीके की है। यहाँ पर पाकिस्तान बहुत लकी है कि वो अपने होम ग्राउंड में और दुबई की पिचेस पे खेल रहे हैं, और वहां पर 150-160 रन चेस कर ले रहे हैं, और ये, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा होता नहीं है। जनरली अगर कोई स्ट्रांग टीम है ना तो 200 रन वो आराम से मारती भी है और 200 रन वो चेस भी करती है। तो यहाँ पर पाकिस्तान को एक एडवांटेज है कि उनके बॉलिंग यूनिट बहुत तगड़ी है। मतलब मेरे ख्याल से आज के डेट में ऑस्ट्रेलिया के बाद जो सबसे तगड़ी बॉलिंग यूनिट है वो पाकिस्तान के पास है। लेकिन अगर वहां पे पाकिस्तान प्रेशर में आ जाती है तो ये बॉलिंग अटैक भी धराशायी हो जाएगा, क्योंकि जो बैटर्स है ना वो इतने तगड़े हो गए हैं कि किसी को भी वो लिटा सकते हैं, किसी की भी वो ले सकते हैं इज्जत। और बात जब इज्जत की आ जाती है ना तो फिर कोई भी बॉलर रेपुटेशन पे नहीं खेलता, वो उसकी मार्क पड़ना तय है। चाहे वो बुमराह हो, चाहे वो टॉपली हो, चाहे वो आपके मार्क वुड हो, चाहे वो आपके कमिंस हो, हेजलवुड हो, स्टार्क हो, जो भी बॉलर को आप ले लो, शाहीन शाह अफरीदी हो, ये सब तो भी मैं बच्चा मानता हूँ इन लोगों को, लेकिन इनको भी बहुत कुछ प्रूफ करना बाकी है। और ये प्रूफ करते हैं तो इनके लिए भी अच्छा होगा, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छा होगा कि वो और ऊपर जाएंगे। मैं बॉलर्स में मैं अगर किसी को रेट करता हूँ ना तो मैं रेट करता हूँ ग्लेन मैकग्राथ को। बॉस उसको अपने गिवन डे पे मारना उतना आसान नहीं होता था। सेन वॉन को, वसीम अकरम को, वकार यूनिस को, इनको बॉलर मानता था मैं कि बॉस ये किसी भी बैट्समैन को नचा सकते हैं अपने फिंगर्स पे, अपने आर्म्स पर और अपने गेंद से। तो ऐसे बॉलर्स आने बंद हो गए हैं मार्केट में। बहुत कम बॉलर्स हैं ऐसे जो कि अपने गिवन डे पर किसी भी बैट्समैन को कभी भी आउट कर सकते हैं। तो आज के वर्ल्ड क्रिकेट में ये बॉलर्स की जो शॉर्टेज है ना, ये इसी वजह से 200 प्लस 210 225 रन बन रहे हैं। तो यहाँ पर आईसीसी को भी देखना पड़ेगा, बीसीसीआई को भी देखना पड़ेगा, सभी को देखना पड़ेगा कि बॉस बॉलर्स को आपको किल नहीं करना है। अगर बॉलर्स को किल करोगे तो फिर आप देखोगे ये 20 ओवर में ये 250-300 रन तक जाना शुरू हो जाएगा। तो यहीं पे हमारे अपनी वीडियो को आज को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पर, नए टॉपिक पर और नए मैच के ऊपर हम अपनी कमेंट्री करते हुए। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।